Good afternoon, students. My name is Vishal, faculty of law at Study IQ. तो स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी जानते हैं, हमने YouTube पर एक सीरीज शुरू की है, जिस सीरीज के अंदर ऑन रेगुलर बेसिस हफ्ते दर हफ्ते हम कुछ ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिनके अंदर हम करंट लीगल डेवलपमेंट्स को डिस्कस करते हैं. So in this video, we're going to discuss a very important judgment that was given by the Supreme Court. And the name of the judgment is State of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu and others 2025. ये जजमेंट महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी कि सर प्लीज इस टॉपिक पर कुछ वीडियो बनाइए, प्लीज इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए. बिकॉज क्लास के अंदर आई ऑब्जर्व्ड कि व्हेन आई वाज टीचिंग दिस टॉपिक, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर डाउट था. स्टूडेंट्स को लग रहा था कि गवर्नर की पावर को, गवर्नर के पास आर्टिकल 200 में, संविधान के अनुच्छेद 200 के अंदर जो गवर्नर के पास पावर है, उस पावर को या उस डिस्क्रिशनरी पावर को पूरी तरह से ले लिया गया. पर ऐसा नहीं है. ठीक है, अगर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूं, परिचय दूं, तो जनरली हम सभी जानते हैं भारत के अंदर बिल बनाने की जो विधि है, बिल बनाने की जो प्रक्रिया है, लॉ मेकिंग प्रोसेस, वो कैसी है हम सभी जानते हैं. चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, एट द यूनियन लेवल एज वेल एज एट द सेंट्रल लेवल. एट द यूनियन लेवल वी नो अ बिल इज पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. एक कोई विधेयक या बिल दोनों हाउसेज, दोनों सदनों द्वारा पास किया जाता है और उसके बाद उस बिल को भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास उनकी सैंक्शन, असेंट या सहमति के लिए. उसी प्रकार से अगर हम स्टेट लेवल की बात करें, राज्य स्तर की बात करें, तो किसी भी बिल को जो उस राज्य के लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर किसी राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास होने के पश्चात उस बिल को भेजा जाता है गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 200. ठीक है, अब गवर्नर के पास जब किसी बिल को भेजा गया उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए, उनकी असेंट प्राप्त करने के लिए, तो उसके बाद गवर्नर के पास क्या पावर्स होती है? व्हाट आर द पावर्स दैट आर अवेलेबल टू द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200? गवर्नर क्या कर सकता है? क्या गवर्नर उस बिल को सहमति दे सकते हैं, या क्या गवर्नर उस बिल को सहमति देने से इनकार कर सकते हैं, या फिर क्या गवर्नर उस बिल को अपने पास हमेशा के लिए पेंडिंग रख सकता है, या फिर गवर्नर उस बिल को राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है? तो हम इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर गवर्नर, किसी भी राज्य के गवर्नर की पावर्स आर्टिकल 200 के तहत उन पावर्स को किस प्रकार से डिफाइन किया है, या अगर अन्य तरीके से कहूं तो लिमिट किया. अब ये जजमेंट या केस जो है वो लैंडमार्क केस क्यों है? अभी केस को, ये सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देने की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? क्योंकि देखा गया तमिलनाडु के अंदर देखा गया कि गवर्नर और तमिलनाडु की सरकार के मध्य टसल चल रही थी, खींचा तानी चल रही थी. जनरली क्या हुआ, तमिलनाडु की लेजिस्लेचर द्वारा 12 बिल्स पास किए गए. तमिलनाडु की लेजिस्लेचर द्वारा 12 बिल, अगर मैं हिंदी में कहूं तो विधेयक पास किए गए, और उन बिल्स को भेजा गया गवर्नर के पास सहमति के लिए. आर्टिकल 200 के अंदर जो प्रक्रिया बताई गई है, प्रोसीजर बताया गया है, उसकी पालना करते हुए तमिलनाडु के गवर्नर श्री आर एन रवि जो है बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं. यहाँ तक कि 2015 के अंदर, सन 2015 में जो नागा पीस अकॉर्ड हुआ था, तो केंद्र सरकार की तरफ से जो इंटरलोक्यूटर अपॉइंट किए गए थे वो आर एन रवि ही थे, और बाद में उनको फिर तमिलनाडु को गवर्नर बना दिया गया. तो तमिलनाडु की सरकार ने यह आरोप लगाया कि गवर्नर के पास जो 12 बिल भेजे गए थे समय समय पर तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर द्वारा, आर एन रवि या गवर्नर साहब ने उन बिल्स के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया. उन बिल्स के ऊपर ना ही अपनी सहमति दी क्लियर तौर पर, ना ही अपनी सहमति विड्रॉ की, या यूं कहो कि ना ही अपनी असेंट को विदहोल्ड किया, और ना ही उन बिल्स को वापस भेजा लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, और ना ही उन बिल को रिजर्व किया राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए. मतलब गवर्नर साहब के पास बिल है और गवर्नर साहब ने उनको टेबल पर रखकर छोड़ दिया कि ये पड़े बिल और ये रहा मैं, और बिल और मेरे बीच में दूरी, ना वो बिल मेरे टेबल से उठकर मेरे पास आएंगे, ना मैं उन पर कोई निर्णय लूंगा. ठीक है,
तो समटाइम्स मैंने अपनी पहले क्लासेस के अंदर भी बताया, समटाइम्स नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन। कभी कभी निर्णय ना लेना भी एक निर्णय ही होता है। तो इसी प्रकार से तमिलनाडु के गवर्नर साहब ने इन बिल्स के ऊपर कोई सहमति नहीं दी। अब जब तक गवर्नर साहब की सहमति नहीं मिलेगी ये बिल्स लॉ नहीं बन सकते, ठीक है। तो अब द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, वो माननीय उच्चतम न्यायालय तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रेयर रखी कि कृपया आप गवर्नर साहब को कुछ आदेश जारी करें सो दैट ही कैन टेक डिसीजन ओवर द बिल सो दैट द लेजिस्लेटिव प्रोसेस कैन कीप गोइंग। अब जब बिल को सहमति ही नहीं दी तो उससे क्या हुआ कि वो जो बिल्स थे वो लॉ नहीं बन पाए, तो जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, कानून बनाने की प्रक्रिया वो थम गई, वो रुक सी गई। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया टू द गवर्नर, उसके बाद गवर्नर साहब ने बिल्स पर निर्णय लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्स को सहमति दे दी, आई एम सेइंग बिल्स पर निर्णय लिया। ही टुक द डिसीजन ऑन द बिल, और वो निर्णय क्या था 10 बिल्स को सहमति नहीं दी, ही विदहेल्ड द असेंट, और 2 बिल रिजर्व कर दिए राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए। मतलब गवर्नर के पास ये पावर होती है अंडर आर्टिकल 200 कि वो बिल को, अब वो कौन कौन से बिल होते हैं जिस पर गवर्नर, जिन के सदन में गवर्नर जो है जिन बिल्स को राष्ट्रपति की कंसिडरेशन रिजर्व कर सकता है, वो हम आगे देखेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन 10 बिल्स पे सहमति नहीं दी और 2 बिल्स को रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। मतलब अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 के 12 बिल्स ही पास नहीं हुए, गवर्नर की सहमति नहीं मिली। अब इस इशू को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल्ड अ पिटीशन। देन द सुप्रीम कोर्ट एनालाइज्ड द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 200। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 का एनालिसिस किया। इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स की पावर कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल, ये गवर्नर्स के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, उसका एनालिसिस किया। सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो गवर्नर की पावर्स और उनके स्कोप को डिफाइन करती हैं, उनका एनालिसिस किया। बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स है जैसे शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसी प्रकार एमपी स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो ऐसी बहुत सारी जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया और उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया। अब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया यह हम पढ़ेंगे। देखिए फैक्ट सिचुएशन देखिए इस केस की। हम सभी जानते हैं जब हम केस को एनालिसिस करते हैं तो पहले हम फैक्ट्स पढ़ते हैं, फिर हम लॉ पढ़ते हैं उन फैक्ट्स के ऊपर, एंड एट लास्ट वी रीड द जजमेंट। तो देखिए The legislature for the state of Tamil Nadu between 13 January 2020 to 28 of April 2023, तो 3 वर्षों के अंदर enacted 12 bills to the governor for the grant of assent as per article 200 of the constitution। 12 बिल्स पास की गई 3 वर्षों के दरमियान, और इन बिल्स को भेजा गया गवर्नर साहब के पास उनकी असेंट के लिए, सहमति के लिए। द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु डिड नॉट टेक एनी एक्शन ऑन द बिल्स, उन्होंने 12 बिल्स पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। लेटर ही विदहेल्ड असेंट टू 10 बिल्स एंड रिजर्व 2 बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया, तो फिर उन्होंने निर्णय लिया, और निर्णय क्या था कि 10 बिल्स को सहमति नहीं दी और 2 बिल्स को राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया। The state of Tamil Nadu, aggrieved by the action of the governor, invoked the jurisdiction of the Supreme Court under Article 32। तो इससे प्रभावित होकर, इससे पीड़ित होकर तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिट पिटीशन फाइल की, और उस रिट पिटीशन के प्रभाव में, रिजल्ट में यह जजमेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स आई। देखिए अब इस जजमेंट को समझने से पहले हमें आर्टिकल 200 को समझना होगा। व्हाट इज आर्टिकल 200? सिंपल, आर्टिकल 200 गवर्नर को क्या क्या पावर्स देता है, ये गवर्नर के रोल को किस प्रकार से परिभाषित, डिफाइन करता है। देखिए आर्टिकल 200, व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नर, जो मैंने आपको बता ही दी है। अगर कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास किया गया तो गवर्नर के पास जाता है उनकी असेंट के लिए, एंड द गवर्नर शैल डिक्लेयर ईदर ही असेंट्स टू द बिल or that he withholds assent therefrom or that he reserves the bill for the consideration of the president। तो गवर्नर साहब के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ही एक सुंदर सपना में देखूं कि मैं गवर्नर हूं, ठीक है, सपोज आई एम अ गवर्नर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट एंड देन अ बिल इज फॉरवर्डेड टू मी बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली और द लेजिस्लेचर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। तो उस जब लेजिस्लेचर द्वारा बिल को मेरे पास भेजा गया तो मेरे पास क्या ऑप्शन होंगे?
पहला, सहमति दे सकता हूं, गिविंग असेंट। दूसरा, अपनी सहमति विदहोल्ड कर सकता हूं। तीसरा, उस बिल को वापस भेज सकता हूं, या ऐसा कर देंगे, उस बिल को रिजर्व कर सकता हूं राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए। उसके साथ साथ में एक और ऑप्शन है, प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर में as soon as possible after the presentation of the bill return the bill requesting that the house will reconsider the bill। और चौथा ऑप्शन ये होता है कि गवर्नर साहब उस बिल को वापस भेज सकते हैं लेजिस्लेचर के पास रिकंसिडरेशन के लिए। अब ये उन मामलों के अंदर, उन विषयों के अंदर होता है जब गवर्नर साहब को यह प्रतीत होता है कि दैट देयर सर्टेन प्रोविजन इन द बिल दैट आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, या इन प्रोविजंस को अमेंड करना आवश्यक है, तो गवर्नर साहब जो है वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए बिल को भेज देते हैं लेजिस्लेचर के पास कि कृपया इन प्रावधानों को रिकंसिडर कीजिए, मेरे अनुसार ये बिल्स या इस बिल की ये प्रावधान जो है वो बदले जाने आवश्यक है। ठीक है, तो चार ऑप्शंस आ गए गवर्नर के पास। नाउ व्हेन द बिल इज सो रिटर्न्ड, जब वो बिल वापस भेजा गया लेजिस्लेचर के पास, द हाउसेस शैल रिकंसिडर द बिल अकॉर्डिंगली। जब वो बिल वापस भेजा गया लेजिस्लेचर के पास तो लेजिस्लेचर उस बिल को दोबारा से रिकंसीडर करेगा। एंड द बिल इज पास अगेन बाय द हाउसेस विद और विदाउट अमेंडमेंट एंड प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर असेंट, द गवर्नर शैल नॉट विदहोल्ड द असेंट फ्रॉम। अब जब गवर्नर साहब ने बिल भेजा लेजिस्लेचर के पास, लेजिस्लेचर ने उस बिल को रिकंसीडर किया, लेजिस्लेचर को लगा नहीं ठीक है ये बिल ठीक है एंड दिस बिल शैल बी पास्ड, तो वो वही बिल जो है वो गवर्नर को दोबारा भेज सकते हैं। अब आर्टिकल 200 कहता है कि इस समय गवर्नर के पास उस बिल को विदहोल्ड करने की पावर नहीं है, गवर्नर को उस बिल को सहमति देनी ही होगी। मतलब यहां पर गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर क्या थी, गवर्नर की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर ये थी कि वो उस बिल को, देखिए गवर्नर के पास आर्टिकल 200 में डिस्क्रिशनरी पावर एक पहले ही आई कि बिल को भेज सकते हैं लेजिस्लेचर के पास कंसीडरेशन के लिए कि प्लीज इस बिल को कंसीडर कीजिए, और अगर उस बिल को वापस भेज दिया गया लेजिस्लेचर द्वारा कंसीडरेशन के बाद तो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर समाप्त। अब गवर्नर को उसको सहमति, उस बिल को सहमति देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द गवर्नर शैल रिजर्व द फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एनी बिल which in the opinion of the governor would if became law so derogate from the powers of the high court as to endanger the position which that court is by this constitution designed। अब generally suppose आर्टिकल 200 के सेकंड प्रोवाइजो, आर्टिकल 200 के दूसरे प्रोवाइजो के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर साहब के पास कोई बिल आता है जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पारित किया गया, पास किया गया, अब उस बिल को पढ़ के अगर गवर्नर साहब को यह लगता है कि इस बिल के प्रावधान कहीं ना कहीं उस राज्य की हाई कोर्ट की पावर्स को, हाई कोर्ट की पावर के संग छेड़छाड़ कर रहे हैं, या हाई कोर्ट के पास जो अथॉरिटी है संविधान के तहत उस अथॉरिटी से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करके उस अथॉरिटी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, तब उस केस में वो ऐसा बिल लॉ ना बन जाए, और अगर वो लॉ बन गया तो हाई कोर्ट की अथॉरिटी को कहीं ना कहीं वो चैलेंज करेगा, या हाई कोर्ट की अथॉरिटी को कहीं ना कहीं वो डिमिनिश करेगा। तो ऐसे बिल के लिए प्रिकॉशन वाइज बरतते हुए द गवर्नर विल सेंड द बिल और विल रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द बेस्ट। अब एक ऐसा बिल आया, उस बिल को पढ़ने के बाद ही गवर्नर साहब को लगा कि ये बिल जो है वो कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट की पोजीशन है संविधान के तहत उस पोजीशन को कहीं ना कहीं डिमिनिश करेगा, या उस पोजीशन से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करेगा। तो गवर्नर साहब ने क्या किया, प्रिकॉशन के लिए उस बिल को रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए कि इस बिल पर निर्णय जो है अब राष्ट्रपति साहब लेंगे। राष्ट्रपति मतलब यूनियन गवर्नमेंट इस बिल पर निर्णय लेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति जो है वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह, एड एंड एडवाइस पर ही निर्णय लेते हैं। आई होप आर्टिकल 200 आपके सामने क्लियर हो गया होगा। गवर्नर साहब के पास क्या पावर होती है जब उनके पास कोई बिल आता है स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया, पहला वो असेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं, दूसरा वो असेंट दे सकते हैं, तीसरा वो बिल को प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं, और चौथा वो बिल को वापस भेज सकते हैं लेजिस्लेचर के पास। तो अगर लेजिस्लेचर उस बिल को दोबारा से उनके पास वापस भेज दे देन गवर्नर साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं होता बट टू गिव द असेंट। ठीक है, और कौन सा बिल प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए रखा जा सकता है, वो उसका एक टाइप मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है, ऐसा बिल जो हाई कोर्ट की पावर के संग छेड़छाड़ करे या हाई कोर्ट की पावर को डिमिनिश करने का प्रयास करे। नेक्स्ट, अब इससे पहले हम जजमेंट की तरफ जाएं, हमें यह भी समझना होगा कि गवर्नर का रोल क्या है हमारे देश की संवैधानिक स्कीम के अंदर, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स ऑफ थिंग्स ऑफ इंडिया। पहला,
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम प्रोवाइड्स फॉर द डुअल रोल ऑफ द गवर्नर। गवर्नर का द्वितीय दायित्व होता है। द्वितीय दायित्व से मतलब यह हुआ कि द गवर्नर हैज अ डुअल रोल, मतलब गवर्नर एक तरह से तो ही एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, वो किसी राज्य का संवैधानिक हेड है, और दूसरी तरफ से ही एक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर इन द स्टेट्स। ठीक है, दूसरी तरफ से गवर्नर के पास ये कार्यभार है कि वो सेंटर का एजेंट बनकर, सेंटर का प्रतिनिधि बनकर, रिप्रेजेंटेटिव बनकर स्टेट के अंदर कार्य करे। अब जब गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट की भूमिका निभाता है, ठीक है, तो उस वक्त गवर्नर जो है वो जो राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उनकी सलाह पर ही काम करता है, क्योंकि मंत्रीगण स्टेट लेजिस्लेचर से ही आते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर लोगों द्वारा ही चुनी जाती है। तो इसलिए किनको, डेमोक्रेसी के अंदर हम सभी जानते हैं जो विल ऑफ द पीपल इज पैरामाउंट, जो लोगों की इच्छा होती है, लोगों की जो इच्छा होती है वो ही सर्वोप्रिय है। तो इसलिए लोगों ने जिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को चुनकर भेजा होता है वही एमएलएस फिर सरकार बनाते हैं, तो सरकार लोगों द्वारा ही चुनी होती है। इसलिए राज्य के जो एग्जीक्यूटिव निर्णय होते हैं वो कौन लेती है? राज्य की सरकार। इसीलिए गवर्नर साहब जब राज्य के एग्जीक्यूटिव हेड की भूमिका निभाते हैं तो ही विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर। ठीक है, वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो गवर्नर साहब जो है वो हमेशा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करेंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर गवर्नर साहब जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में भी काम कर सकते हैं। अब वो परिस्थितियां क्या हो सकती हैं? हो सकता है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बहुत बार देखा है कि राज्य सरकारें अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को ऊपर रखते हुए कई बार अपने दायित्व को नहीं निभाती हैं। ठीक है, तो उस कंडीशंस के अंदर गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। तो गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर इसलिए दी गई है ताकि गवर्नर इंश्योर कर सके कि राज्य सरकारें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहकर ही अपने रोल्स निभाए और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करें। तो इसलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया जाता है राज्य सरकार द्वारा तो गवर्नर के पास यह पावर भी है कि वो राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेज सकता है कि कृपया आप इस राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दे। तो इसीलिए गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है। आमतौर पर तो गवर्नर हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य के काउंसिल मिनिस्टर्स की सलाह पर ही कार्य करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों के अंदर वो अपने डिस्क्रिप्शन में काम कर सकता है जब उसको लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रही, राज्य सरकार पॉलिटिकल फायदों के लिए संविधान की अवहेलना कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है। इन दैट केस ही कैन एक्ट ऑन हिज डिस्क्रिप्शन। ये गवर्नर को पावर इसलिए दी गई ताकि राज्य सरकारों पर थोड़ा कंट्रोल बनाया जा सके। ठीक है, तो जब राज्य सरकारों पर कंट्रोल बनाने की बात आती है तो ही एक्ट्स एज द एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर। देखिए, under Article 163 of the Constitution, the governor in the exercise of his functions act on the aid and advice of Council of Ministers. तो नॉर्मल समय में गवर्नर हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे ही काम करेगा, एक्सेप्ट वेयर ही इज by or under this constitution required to exercise his functions according to his individual discretion. कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर गवर्नर जो है वो अपनी इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन, मतलब राज्य के मिनिस्टर्स की सहमति लिए बगैर ही कैन टेक डिसीजंस। ठीक है, तो देखिए, नॉर्मल रूल इज दैट द गवर्नर एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर हमेशा काउंसिल मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही कार्य करता है, बट देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस अंडर विच द गवर्नर कैन एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिप्शन। अब वो क्या परिस्थिति होती है? मैंने एक तो परिस्थिति बता दी कि जब राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब राज्य की सरकार जो है संविधान के अनुसार काम न करते हुए अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए काम कर रही है, तो उस समय गवर्नर अपनी स्वेच्छा, अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट भेज सकता है कि कृपया इस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। उसी प्रकार से आर्टिकल 200 का सेकंड प्रोवाइजो जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, उसके अंदर भी अगर गवर्नर को लगता है कि राज्य सरकार द्वारा पास किया गया कोई भी बिल कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की पावर के संग छेड़छाड़ कर रहा है, हाईकोर्ट की पावर्स को डिमिनिश करने का प्रयास कर रहा है, तब भी गवर्नर अपनी डिस्क्रिप्शन में उस बिल को रिजर्व कर सकता है राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए। तो यहां पर दोबारा से डिस्क्रिप्शनरी पावर आ गई। उसी प्रकार से कई जगह संविधान में ही ये मेंशन्ड है कि गवर्नर जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में कार्य कर सकता है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 371 और उसके आर्टिकल 371 ए एफ के अकॉर्डिंग गवर्नर जो है नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य जैसे नागालैंड, सिक्किम
उनके उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नर जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में ही कार्य करता है, उसको उन राज्यों की सरकार से सलाह, एड एंड एडवाइस लेने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से कुछ बिल्स ऐसे हैं, कुछ राज्य, हमारा संविधान ही कहता है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 31A, हमारा संविधान कहता है अगर आर्टिकल 31A के तहत स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास कर रही है, तो ऐसे बिल के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। तो उस केस में अगर ऐसे बिल को गवर्नर की एसेंट के लिए भेजा जाएगा, तो गवर्नर ऐसे बिल को राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है, क्योंकि ये बिल बिना राष्ट्रपति की सहमति के पास नहीं हो सकता, राइट। उसी प्रकार से आर्टिकल 288A, इसके अंदर भी अगर राज्य सरकार बिजली पर कोई टैक्स लगा रही है, तो इस बिल के लिए उसको राष्ट्रपति की सैंक्शन चाहिए। तो ऐसा बिल जब गवर्नर के पास आएगा, तो गवर्नर उस बिल को राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए रखेगा, रिजर्व करेगा। इसका मतलब इन सभी परिस्थितियों में गवर्नर मंत्रिमंडल, स्टेट मंत्रिमंडल, राज्य मंत्रिमंडल की एड एंड एडवाइस पर कार्य नहीं करेगा, वह अपने डिस्क्रिप्शन का ही प्रयोग, अपनी इंडिविजुअल व्यक्तिगत इच्छा का ही प्रयोग करेगा। उसी प्रकार से अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, एक बहुत अच्छा केस आया था एमपी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अंदर भी कोर्ट ने यह जाहिर किया था कि कुछ परिस्थितियों के अंदर जहां पर संवैधानिक मूल्यों की बात आ जाती है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात आ जाती है, अगर गवर्नर को लग रहा है कि राज्य सरकार उसे कुछ ऐसी सलाह देगी जिससे संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन होता है, देयर वुड बी वॉल्यूशन ऑफ द डेमोक्रेटिक और फंडामेंटल, देयर वुड बी द वॉल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस समय गवर्नर अपनी डिस्क्रिप्शन का प्रयोग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ केस ऐसा आया कि हम सभी जानते हैं कि अगर राज्य के पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोसिक्यूट करना, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी होती है, तो राज्य सरकार की सैंक्शन जरूरी है। लेकिन अगर आरोप लगे हों चीफ मिनिस्टर या किसी मंत्री पर, तो उस राज्य की सरकार अपने ही सीएम या अपने ही मिनिस्टर के खिलाफ कभी भी सहमति, सैंक्शन नहीं देगा। अब उस केस में गवर्नर के ऊपर ये दायित्व है कि वह इस परिस्थिति के अंदर अपने डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करे और सीएम और मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे आश्रित ना हो। सो कुछ सिचुएशंस के अंदर गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन पे कार्य कर सकता है, अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस ही हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये कुछ परिस्थितियां जहां पर गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन में काम कर सकता है, वो आपके सामने जाहिर कर दी है। चाहे वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजी हो आर्टिकल 356 के अंदर, 356 के अंदर, चाहे वो बिल को कंसीडर रिजर्व करना हो प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए आर्टिकल 200 के अंदर, चाहे वो ऐसा बिल जिस बिल को लॉ बनाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, आर्टिकल 31A 288A के अकॉर्डिंग उस बिल को रिजर्व कर सकता है गवर्नर राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए। चाहे गवर्नर को, या अगर राज्य सरकार का कोई भी निर्णय संवैधानिक मूल्यों के अगेंस्ट जा रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, उस समय भी गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर की सलाह, एड एंड एडवाइस को इग्नोर करके अपने डिस्क्रिप्शन पर कार्य कर सकता है। जजमेंट, अब मैंने आपको गवर्नर का रोल समझा दिया, आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर की पावर्स क्या हैं ये समझा दिया। अब हम बात करते हैं जजमेंट की। सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू क्या था? इशू यह था कि गवर्नर साहब द्वारा, मिस्टर RN रवि द्वारा उनके पास प्रस्तुत किए गए, भेजे गए, प्रेजेंट किए गए राज्य सरकार द्वारा या राज्य की लेजिस्लेचर द्वारा पास कुछ बिल, उन्होंने उन बिल्स को सहमति नहीं दी और कुछ बिल रिजर्व कर लिए राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न था कि क्या गवर्नर के पास यह शक्ति है, डज ही हैज दिस पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू फर्स्ट टू कीप द बिल पेंडिंग ऑन द टेबल, कि उस बिल पर निर्णय ही ना लिए, क्योंकि इस केस में ऐसा ही हुआ था। दूसरा, क्या वो मंत्रिमंडल की एड एडवाइस के खिलाफ जाकर बिल्स को सहमति प्रदान करने से मना कर सकते हैं। एंड थर्ड, क्या वो मंत्रिमंडल की एड एडवाइस के विरोध में जाकर बिल्स को राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए रख सकते हैं। तो तीन प्रकार के इश्यूज आ गए कि गवर्नर की अंडर आर्टिकल 200 क्या पावर है, जो मैंने आपको दोबारा से बताई है। पहली पावर कि क्या वो बिल्स को इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पेंडिंग रख सकते हैं। दूसरा, क्या वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एडवाइस के विरोध में जाकर, अगेंस्ट जाकर
बिल्स को अपनी सहमति देने से मना कर सकते हैं, और तीसरा, क्या वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के विरोध में जाकर बिल्स को राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए पेंडिंग रख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर डज नॉट एक्सरसाइज पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो। इसका मतलब पहली चीज, गवर्नर के पास पॉकेट वीटो नहीं है, मतलब गवर्नर के पास यह पावर नहीं है कि वो राष्ट्रपति स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा भेजे गए किसी भी बिल को इनडेफिनेट असीमित समय के लिए अपने टेबल पर पेंडिंग रख सकता है। ऐसी पावर गवर्नर के पास है ही नहीं। इसका मतलब गवर्नर को एक खास टाइम पीरियड के अंदर उस बिल पर निर्णय लेना होगा, ठीक है, और ना ही उनके पास एब्सोल्यूट वीटो है, मतलब वो किसी बिल को सहमति देने से मना नहीं कर सकते। अभी इसकी एक और कड़ी मैं आपके सामने यहां बताऊंगा। देखिए, he cannot sit on the bill for an indefinite period of time. Secondly, he also does not have absolute veto. गवर्नर के पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहली, फर्स्ट टू असेंट, मतलब अपनी सहमति दे सकते हैं। दूसरी, टू विदहोल्ड असेंट, सहमति देने से मना कर सकते हैं। और तीसरी, उस बिल को राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति गवर्नर साहब ने बिल को सहमति दे दी, तब तो वो बिल जो है वो लॉ बन जाएगा। अगर अपनी सहमति नहीं दी क्लॉज बी के अंदर, तब क्या ऑप्शन होगा? जैसे ही अपनी सहमति नहीं दी, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट कहता है गवर्नर के पास के ऊपर एक ये दायित्व है कि उस बिल को रिकंसीडरेशन के लिए भेजे अंडर प्रोवाइजो 1। ध्यान से समझना, अगर गवर्नर साहब ने किसी भी बिल को अपनी सहमति देने से मना किया, ही विदहेल्ड द असेंट ऑफ द बिल, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैंडेटरी स्टेप ये है कि दैट बिल विल बी सेंट फॉर रिकंसीडरेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब कि एब्सोल्यूट वीटो नहीं, ऐसा नहीं कि आप मना कर दोगे ना। अगर आपने सहमति नहीं दी तो आप उस बिल को भेजोगे रिकंसीडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, ठीक है। और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस बिल को दोबारा आपके पास भेजा, तब आपको उस बिल को सहमति देनी ही होगी। इसका मतलब गवर्नर के पास एब्सोल्यूट वीटो भी नहीं है, तो पॉकेट वीटो तो है ही नहीं, एब्सोल्यूट भी नहीं। आप किसी बिल को सहमति देने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। आपने जैसे ही सहमति देने से मना किया, उस बिल को भेजा जाएगा लेजिस्लेचर के पास, और लेजिस्लेचर वो दोबारा बिल को भेजेगा, और तब गवर्नर को, राज्यपाल को अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। तो पहला निर्णय का जो पहला पॉइंट था वो यह था। ये देखिए, when the bill is returned by the state legislature after consideration, then the governor does not have the authority to reserve the bill for the consideration of the president. He has to mandatorily give his assent to the bill. ठीक है, एक चीज तो यहां पर ना पॉकेट वीटो है, ना ही एब्सोल्यूट वीटो है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट कहता है हालांकि आर्टिकल 200 के अंदर, कोई कई बार छात्र प्रश्न करते हैं कि सर आर्टिकल 200 में कोई टाइमलाइन तो फिक्स ही नहीं है कि गवर्नर को कितने समय के अंदर निर्णय देना है, तो इसी का प्रयोग करते हुए गवर्नर जो है वो अपनी पॉकेट वीटो को इस्तेमाल करते हैं और बिल को पड़ा रहने देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस एस्पेक्ट पर निर्णय देते हुए कहा कि दो देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200, क्योंकि टाइम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में बताई नहीं गई है, बट it does not mean that it does not allow the governor to not take action upon bills which are presented to him and to roadblock the law making machine in the state. कोर्ट कहता है कि चाहे आर्टिकल 200 के अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर साहब जो है वो निर्णय ही ना ले, और जो लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग प्रोसेस है, कानून बनाने की प्रक्रिया को बीच में रोककर बैठ जाए। कोर्ट कहता है ये पावर गवर्नर के पास नहीं है, इसलिए कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 की पावर का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्शन दिया कि व्हेन द गवर्नर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा चाहे आर्टिकल 200 के अंदर टाइमलाइन नहीं बताया गया, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट कि द गवर्नर एक्सरसाइजेस हिज पावर्स, कि गवर्नर निर्णय लेने के लिए गवर्नर निर्णय एक खास टाइम फ्रेम में ही ले। गवर्नर जो है वो अपना निर्णय लेने के लिए या अपना निर्णय एक खास अवधि में ही ले, वो उस अवधि से बाहर नहीं जा सकते। तो अवधि क्या है? 1, when the governor withhold assent or reserve the bill for the consideration of the president upon the aid and advice of state council ministers, the governor is expected to take such an action within maximum period of 1 month. कि अगर गवर्नर साहब ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहमति के अगेंस्ट जाकर उस बिल पर अपनी सहमति नहीं दी, और या फिर उस बिल को रिजर्व कर लिया राष्ट्रपति कंसिडरेशन के लिए, तो वो कितने समय में करना होगा? 1 महीने में। दूसरा,
When the governor withhold assent contrary to the advice of State Council of Ministers, the governor must return the bill together with the message within a maximum period of 3 months. अगर गवर्नर साहब ने उस बिल को सहमति नहीं दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के विरोध में जाकर, तब उनको 3 महीने के अंदर उस बिल को वापस भेजना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। और अगर गवर्नर साहब ने बिल को रिजर्व किया राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए, तब उनको ये बिल जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर रिजर्व करना पड़ेगा। मतलब पॉकेट वीटो समाप्त। अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह लेकर बिल को सहमति नहीं दे रहे हो या रिकंसिडरेशन के लिए रख रहे हो, तो सारा फैसला 1 महीने में करना होगा। अगर आप काउंसिल मिनिस्टर की सलाह के अगेंस्ट जाकर अपनी स्वेच्छा का प्रयोग करके या तो बिल को असहमति दे रहे हो या बिल को सहमति नहीं दे रहे हो या फिर बिल को रिजर्व कर रहे हो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, तब ये सारा का सारा आपको प्रक्रिया 3 महीने के अंदर निभानी होगी। एंड इन केस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ बिल आफ्टर कंसिडरेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, the governor must grant assent to the bill within a maximum period of 1 month. और इसके बाद कोर्ट ने कहा कि गवर्नर के पास जाकर बिल दोबारा भेजा जाता है लेजिस्लेचर द्वारा, तो 1 महीने के अंदर उसको सहमति देनी होगी। और एक और चीज, तब आपने एक चीज तो समझ ली कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर अंडर आर्टिकल 200 काफी लिमिटेड है। कैसे कि पहला तो वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरा वो एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, तीसरा वो अपनी स्वेच्छा से बिल को रिजर्व कर सकते हैं राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए। लेकिन कौन से बिल, कौन से प्रकार के बिल? क्या वो हर प्रकार के बिल को राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं? ऐसे तो गवर्नर किसी भी बिल को राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए रिजर्व करेंगे और वो बिल जो है वो पेंडिंग हो जाएगा, पास ही नहीं होगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि ऐसे कौन से बिल्स हैं जिनको गवर्नर राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए कौन से बिल्स हैं। पहले मैंने आपको बता दिया, ऐसा बिल जो बिल स्टेट की हाई कोर्ट की पावर्स को कर्टेल कर रहा है, स्टेट की हाई कोर्ट की पावर से छेड़छाड़ कर रहा है और उनकी पावर को डिमिनिश कर रहा है। सेकंड, वेयर द बिल इज ऑफ अ नेचर कवर्ड बाय द आर्टिकल 31A, 288 क्लॉज 2, 54 क्लॉज 2, 31C, वेयर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी। दूसरा, ऐसा बिल जो संविधान द्वारा ही जिसके बारे में कहा गया है कि इस बिल को पास करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, तो ऐसे बिल को गवर्नर अपनी स्वेच्छा से रिजर्व कर सकते हैं राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए। और तीसरा, ऐसा बिल व्हेन द बिल इज ऑफ अ नेचर दैट इफ इट बिकम्स अ लॉ वुड अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एंडेंजरिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। और तीसरा, अगर राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसा बिल पास किया गया जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, हो सकता है कि राज्य सरकार को ऐसा बिल पास कर दे जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की उल्लंघन कर रहा है, तो उस केस के अंदर भी राज्य सरकार अपनी पावर का दुरुपयोग ना करे, इसके लिए द गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इन 3 प्रकार के बिल्स को ही गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन में प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के रिजर्व कर सकता है, लेकिन ये सारा की सारी प्रक्रिया 3 महीने के अंदर करनी होगी। तो नाउ वी गेट टू नो कि गवर्नर के पास आर्टिकल 200 के अंदर डिस्क्रिशनरी पावर्स तो हैं, लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है, पहली बात तो 3 महीने के अंदर इस्तेमाल करनी होगी और हर प्रकार के बिल को राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए रिजर्व नहीं किया जा सकता। कुछ ही प्रकार के बिल हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, उन्हीं को ही राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए रिजर्व किया जा सकता। दैट मीन्स द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर टू रिजर्व अ बिल फॉर कंसीडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज लिमिटेड इन द टाइम प्लस एज वेल इज इन द सब्जेक्ट मैटर। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको समझने में सहायता मिली होगी कि हाउ द पावर्स ऑफ द गवर्नर वर्क under Article 200 of the Constitution. So, for more of such videos, please stay connected with Study IQ. Thank you.